तो दोस्तों मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड होने वाला है। हार्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपका अदर चैप्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में से आपका ज्यादातर मैप वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आप कम समय में ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को शुरू से लेके बस एंडिंग तक देखिए। दोस्तों क्या हाल चाल, मेरा नाम है धनंजय यादव, आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर, जो तुम्हारा लास्ट सेकंड चैप्टर है ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का। तो दोस्तों इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम दो चीजों को अच्छे से बिल्कुल डीप जाके पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स के बारे में एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में। मिनरल्स बेसिकली वो होते हैं जिनका फॉर्मेशन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से होता है, मतलब जो अर्थ के इनसाइड जो भी एक्टिविटी होती होगी, अंदर जो भी एक्टिविटी होती होगी, जो भी क्रिया होती होगी, उसी से मिनरल्स बनते हैं। लाइक मैग्मा होता है, अंदर वाटर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वही मैग्मा बाहर आता है, फिर वो क्या कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, फिर वो रॉक्स में चेंज होता है, फिर उसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं। लाइक ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसी चीज को हम इस वाले चैप्टर में अंदर जाके काफी ज्यादा डीप पढ़ने वाले हैं। एनर्जी रिसोर्स का सिंपली मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बताऊं तो चैप्टर के अंदर तो हम पूरा पढ़ेंगे, बाकी एनर्जी रिसोर्स का ऊपर से बताऊं तो ऐसे रिसोर्स, कोई ऐसा संसाधन जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे। लाइक जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, कुछ भी एक्सेट्रा लगा लो, कन्वेंशनल रिसोर्स हो गए, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो गए। तो इसमें भी काफी ज्यादा क्या कहते हैं तुम्हें विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिलेगी। तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए जो अपना चैप्टर है ये स्टार्ट करते हैं अपन सीधा। चलिए दोस्तों, व्हाट इज मिनरल। देखो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम क्या था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तुम यही सोचोगे ना। तो मिनरल्स की जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो भी एक्टिविटी होती है अर्थ के इंटरनल पार्ट में, उसमें से जो भी एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो भी अर्थ के बाहर जो भी निकलता है, निकलता मतलब कि कुछ भी नहीं निकलेगा, निकलने का मतलब है लाइक लावा निकला या कोई रॉक निकली। तो रॉक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, एक तो कायांतरित चट्टानें होती है, एक तो अवसादी चट्टानें होती है, और एक और चट्टान होती है, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं है, जिनमें से हमें क्या कहते हैं मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी जो नॉर्मली अगर हम इसकी एक स्टेटमेंट देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, तो ये होगी कि एक परिभाषित आंतरिक संरचना वाला समरूप प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, ठीक है, जो आंतरिक संरचना का समरूप हो, मतलब कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका समरूप हो और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ। देखो यहाँ पे इसको नेचुरल रिसोर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई भी मिनरल है, कोल है या फिर पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी है एक्सेट्रा, सोना चांदी हीरा मोती, इसके फॉर्मेशन में किसी ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये पृथ्वी के आंतरिक जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रिया होती है, उसी से अपने मिनरल्स बनते हैं। तो हमें सीधा दिमाग में यही आना चाहिए भाई ये नेचुरल रिसोर्स है। ये नहीं है कि लोहा है भाई, लोहा मजबूत है तो किसी इंसान ने बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनने वाले कोई भी रिसोर्स होगा, कोई भी संसाधन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। ओके, रॉक्स, ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं मिनरल्स का सोर्स है, एक तरह से लगा लो, वो क्या होता है, रॉक्स होते हैं, क्योंकि रॉक्स के अंदर ज्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं। लाइक जो एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे मान के चलो कि लावा वगैरह होता है, वो क्या कहते हैं जब ज्वालामुखी से या फिर और किसी भी तरीके से अर्थ के बाहर आता है, तो जब वो ज्वालामुखी क्या कहते हैं, ज्वालामुखी में से, वोल्केनो में से जो लावा निकलती है, ठीक है, वो जब क्या कहते हैं अंदर, तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा ही क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। बाहर आते ही क्या हो जाता है, नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि डिक्रीज हो जाता है। अब देखो जो अंदर उस टेम्परेचर में वो लावा था वो उबल रहा था, खोल रहा था बिल्कुल। अब जब क्या कहते हैं वो अर्थ के आउटसाइड आ गया, बाहर आ गया, तो एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, फिर वो एक रॉक में चेंज हो गया। तो उसी रॉक को हम क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और उसी रॉक के अंदर क्या कहते हैं हमें कई सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। लाइक कोई रॉक है, ये रॉक है, लगा लो, ये रॉक दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, तो इन रॉक्स के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रॉक है तो उसके अंदर सिर्फ आयरन ही पाया जाएगा, और भी कई सारे मिनरल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, ठीक है, मतलब कि जो भी इन रॉक्स का या फिर मिनरल्स का जो भी फॉर्मेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर जो भी हमारा फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी होती है, जो भी चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से मिनरल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है।
और इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर। आगे बढ़ते हैं। आग्नेय और कायंत्री चट्टानों में खनिज दरारें, दरारों, भ्रंशों या जोड़ों में पाए जा सकते हैं। देखो ये एक रॉक्स का नाम आया यहाँ पे, आग्नेय, जो अपनी आग्नेय और कायंत्री चट्टानों, ठीक है, आग्नेय और कायंत्री चट्टानों में खनिज दरारें और दरारों, भ्रंशों या जोड़ों में पाए जाते हैं। एक चट्टान होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं, हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, और उस चट्टान का नाम क्या है, कायंत्री चट्टानें, ठीक है। इनका निर्माण तब होता है जब तरल, पिघले और गैसीय रूप में खनिजों को पृथ्वी की सतह की ओर गुहाओं के माध्यम से ऊपर की ओर ढकेला जाता है। लाइक जैसे कि ये लगा लो कि ये है तुम्हारा क्या कहते हैं, वोल्केनो। अब वोल्केनो से क्या कहते हैं, गुहाओं, गुहाओं मतलब क्या होगा कि ये रास्ता जो अपना होगा। अब यहां से क्या कहते हैं, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से जो अपना लावा है वो बाहर की ओर क्या कहते हैं, ढकेला जा रहा है, ढकेला जा रहा है, तो लाइक वो बाहर आएगा। बाहर आने के बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर, जब नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर रॉक्स में चेंज होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आग्नेय और कायंत्री चट्टानें, हम उसी को बोले, और उसी के अंदर हमें क्या मिलेंगे दोस्तों, मिनरल मिलेंगे। ओके, सीधी सी बात ये है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें ये रॉक्स देखने को मिल रही है, ये क्या कहते हैं, आग्नेय और कायंत्री चट्टानें हैं, जिनके अंदर हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये ऊपर उठते ही ठंडे होकर ठोस हो जाते हैं, उदाहरण के लिए टीन, तांबा, जस्ता और सीसा, ठीक है। मतलब कि जैसे ही लावा बाहर आया, पृथ्वी के आउटसाइड आ गया, तो वहीं पे क्या कहते हैं, वो लावा ठंडा हो जाएगा, तो उसमें हमें मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे टीन, तांबा, जस्ता और सीसा। टीन और तांबा सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, राजस्थान वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता तो सॉरी वो तो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर उसमें खेतड़ी में, खेतड़ी एक जगह है जहां पे मिलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मोड ऑफ अकर्रेंस ऑफ मिनरल्स, कि हमें मिनरल्स की उपलब्धता कहां से होती है, ठीक है। इसको थोड़ा और डीप में देखते हैं कि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती है, कितने कितने टाइप की होती हैं, और कौन कौन सी चट्टानों में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सीधी सी बात अपनी ये है, ठीक है। बेड्स एंड लेयर्स मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन एंड ऑक्यूमुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि यह अधिकतर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें, देखो अवसादी चट्टानें वो होती हैं जो क्या कहते हैं, किसी चट्टान से टूटकर बनी हो। जैसे कोई नदी है ना, वो अपने साथ क्या कहते हैं, सोइल वगैरह लेके जा रही है, तो वहां पे जो भी मिट्टी वगैरह इकट्ठा करती है, लाइक यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे चट्टानें थी, बड़ी बड़ी चट्टानें वगैरह थी, तो उन चट्टानों का पार्ट ले जाकर कहीं और पे जमाव से इकट्ठा कर देना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टानें, यानी कि सीडामेंट्री रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। एक चट्टान का पार्ट टूट के दूसरी चट्टान बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीडामेंट्री रॉक्स, ठीक है। तथा क्षैतिज स्तर में निक्षेपण सतह और संदरण प्रभाव बनाता है, ठीक है। मतलब वहीं पे क्या होता है, निक्षेपण होता है किसका, मिट्टी का या फिर सोइल का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से चट्टान बनती है, ठीक है। कोल एंड आयरन और हीट एंड प्रेशर, ठीक है। कोल एंड आयरन जो होता है हमारा, लोहा होता है, कोयला और लोहा जो है वो हीट एंड प्रेशर से बनता है। किससे बनता है, हीट एंड प्रेशर, मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, और प्रेशर से बनता है। प्रेशर मतलब लाइक गैस का प्रेशर हो गया, या फिर ऊपर जैसे वो बाहर आता है लावा, तो उस चीज का प्रेशर लगा लो। जिप्सम एंड पोटाश सोल्ट इवेपोरेट इन एरिड रीजन, मतलब जिप्सम एंड पोटाश जो हमारा मिनरल है, ये कहां मिलते हैं हमें, एरिड रीजन। एरिड मतलब कि शुष्क क्षेत्र, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओशियन वाटर, ठीक है। अब देखो ओशियन वाटर में भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, लाइक जैसे कि क्या हो गया हमारा, नमक हो गया, और भी बोरमिन हो गया, ऐसे कई प्रकार के मिनरल हमें देखने को मिलते हैं। बेड्स एंड लेयर्स में भी देखने को मिलते हैं। बेड्स एंड लेयर्स में माइका टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। वाइन्स एंड लोड्स में भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें तो मिलते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपक्षित पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान सतही चट्टानों का अपघटन, घुलनशील घटकों को हटाना और अयस्कों से युक्त अपक्षित पदार्थ या अवशिष्ट द्रव्यमान को छोड़ना, उदाहरण के लिए बॉक्साइट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती है, लाइक जैसे कि एक चट्टान होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉक्साइट, क्या बोलेंगे, बॉक्साइट बोलेंगे, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि अपेक्षित पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान सहित चट्टानों का अपघटन, मतलब कि जब चट्टानों का अपघटन होता है, उसके ऊपर से घुलनशील जो भी घटक होते हैं वो हटते हैं, तो अयस्कों से युक्त अपेक्षित पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान छोड़ने लगता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, बॉक्साइट, ठीक है। मतलब कि जब ये क्या कहते हैं, चट्टान में से मिट्टी वगैरह हटेगी, जो भी होगा, तो इसके अंदर हमें बॉक्साइट देखने को मिलेगा, और इसके अंदर क्या होगा फिर, एल्यूमिनियम, ओके। एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल कौन है, वो बॉक्साइट,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ निक्षेप, कुछ खनिज घाटी तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं, जो अपने मिनरल्स होते हैं कुछ क्या कहते हैं एलुविलियम सोइल के डिपोजिशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं सीडिमेंट्री रॉक्स होती है, वो क्या कहते हैं कुछ ऐसी ही बनती है, तो उनके अंदर भी हमें क्या कहते हैं कुछ मिनरल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। प्लेसर जमाव में सामान्यतः खनिज होते हैं जो पानी से खराब नहीं होते, मतलब कि जो जलोढ़ के जमाव से, जलोढ़ यानी कि एल्यूमिनियम सोइल में एक जगह जब इकट्ठा होती है तो उसके अंदर भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो वो जो मिनरल्स होते हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर से खराब नहीं हो सकते, मतलब पानी से खराब नहीं हो सकते, सीधी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागर का पानी, इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ होते हैं। महासागर का पानी जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनमें से अधिकांश इतने व्यापक रूप से पहले फैले हुए हैं कि उनका आर्थिक महत्व नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो महासागर में जो अपने खनिज पदार्थ तो मिलते हैं, मिनरल्स रिसोर्स मिलते हैं, पर इतने व्यापक, इतने बड़े रूप से फैले हुए हैं कि उनका आर्थिक महत्व, मतलब कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है वो, सीधी बात ये है। उदाहरण के लिए साधारण क्या हो गया, नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरेमिन हो गया, और मैग्नीज और नाइट्रिल हो गया। ठीक है, ये जो है इनका इकोनॉमिकली ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये इनका फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी यूजफुल तो है पर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इस टॉपिक का मतलब ये है सीधा कि भारत में मिनरल कहां कहां पे पाए जाते हैं, ये है मतलब। ठीक है, जिसमें ये है कि पहला अपना रिसोर्स, इंडिया हैव अ फेयरली रिच एंड द वाइड मिनरल रिसोर्स बट दिस इज द इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन द मोस्ट द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटालिक मिनरल, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो अपनी पेनिनसुलर रॉक्स होती है, पेनिनसुलर एरिया, तुम्हें पता है कि जो भी एरिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे, सिंपल सी बात ये है। तो उसको जो भी हमारी इंडिया का पेनिनसुलर वाला एरिया है, ये जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी, नहीं इधर अरब सागर है अपना, वेस्ट में, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, और साउथ में हिंद महासागर, यानी कि तीनों तरफ से पानी से घिरा है, सीधी बात है। तो इसको हम पेनिनसुलर एरिया बोलेंगे। और यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर मेटालिक मिनरल भी मिलते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल भी बोलते हैं, जैसे कि कोल हो गया अपना, ठीक है, कोल हो गया, मेटालिक मिनरल में तांबा वांबा जो भी हो गया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ये सब मिलता है। और नॉन मेटालिक मिनरल में जैसे लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सारी चीजें हमें मिलती है नॉन मेटालिक मिनरल में, जिनका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ठीक है, अब यहां पे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की बात हो रही है कि जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में तुम्हें बताया था कि मैंने कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स, मतलब कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो पेनिनसुला के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स, जैसे कि ये अपना पेनिनसुलर एरिया है तो इसका वेस्टर्न और जो ईस्टर्न फ्लैंक होगा, ठीक है, मतलब जो इसका वेस्टर्न और जो ईस्टर्न फ्लैंक होगा, ठीक है, वहां पे क्या कहते हैं, गुजरात एंड असम में मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि पेनिनसुलर एरिया जो हमारा क्या कहते हैं उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ, मतलब कि पेनिनसुलर एरिया के जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं उनके अंदर हमें पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं, सीधी बात ये है। ठीक है, राजस्थान विद द रॉक सिस्टम द पेनिनसुला हैज बीन रिजर्व्ड द मेन नॉन फेरस मिनरल, मतलब कि यहां पे क्या कहते हैं नॉन फेरस मिनरल मिलता है, एलो खनिज मिलता है कहां पे, राजस्थान में, जैसे तांबा, टीन, ये जस्ता वस्ता जो भी हो गया, ये नॉन क्या कहते हैं फेरस मिनरल में आते हैं, एलो खनिज में आते हैं, सिंपल सी बात ये है। द वेस्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, मतलब कि जो वेस्ट एल्यूविलियम प्लेन्स एरिया है नॉर्थ वाले एरिया में, वहां पे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जो मिनरल है वो देखने को मिलते हैं। लाइक मैं तुम्हें भी मैप दिखाता हूं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये पेनिनसुलर एरिया पूरा, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये नहीं, ये वेस्ट में अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और ये इंडियन ओशन है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अपने क्या कहते हैं इसका वेस्टर्न फ्लैंक ये हो गया, ईस्टर्न फ्लैंक ये हो गया, यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जा रही है इनके अंदर क्या मिलेगा, पेट्रोलियम। क्या मिलेगा दोस्तों, पेट्रोलियम मिलेगा, सिंपल सी बात ये है।
और अपना क्या कहते हैं नॉर्थ वाले एरिया में जो एल्यूमिनियम जो भी सोइल होती है उसके डिपोजिशन में हमें कई सारे मिनरल ऐसे मिलते हैं जिनका इकोनॉमिकली क्या होता है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लाइक जैसे कि बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। और अपना राजस्थान में क्या मिलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है, लाइक जैसे कि क्या हो गया हमारा कॉपर हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉपर हो गया, तांबा हो गया, ये सारी चीजें कहां मिलती है, राजस्थान में मिलती है। टीन हो गया, ये सारी चीजें कहां देखने को मिलती है, राजस्थान में। नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब कि नॉन मेटेलिक नहीं, नॉन फेरस मिनरल, एलो खनिज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है तुम्हारा पेनिनसुलर वाला एरिया। चलिए फेरस मिनरल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अपना लोह खनिज है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो अपना पहला मिनरल आएगा वो क्या आएगा, आयरन आएगा। अकाउंट्स ऑफ अबाउट द थर्ड फोर्थ ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल, ठीक है। मतलब कि जो अपना मेटेलिक मिनरल है उसमें जो थर्ड फोर्थ पार्ट है उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, आयरन का है। आयरन मतलब लोहे का है, ठीक है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, मतलब कि इसका यूज सबसे ज्यादा किया, ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करवाता है किसको, डेवलपमेंट को, और क्या कहते हैं मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। आयरन ओर जो अपना लोहा अयस्क होता है, ये क्या कहते हैं बेसिक मिनरल होता है। किसके लिए होता है, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए तो है, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, सीधी बात तो ये है ना। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी, इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स, मतलब कि इंडिया के पास क्या कहते हैं गुड क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है, सीधी बात ये है। और वो दो टाइप का है, जैसे मैग्नेटाइट हो गया और हेमिटाइट हो गया, ये दो टाइप की ब्रांचेस है हमारे पास किसकी, आयरन ओर की। मैग्नेटाइट इट हैज एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली नहीं है, एक्सीलेंटली क्वालिटीज, मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि जो मैग्नेटाइट इट हैज एक्सीलेंटली मैग्नेटाइट क्वालिटीज, मतलब कि जो मैग्नेटाइट क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो बिल्कुल गुड है, गुड है मतलब कि बेस्ट क्वालिटी का है जो अपना मैग्नेटाइट का है, ठीक है। जो अपना मैग्नेटाइट ओर है ये बिल्कुल गुड क्वालिटी का है। वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मतलब कि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है, मैग्नेटाइट की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है। हाई कंटेंट फ्रॉम आयरन अप टू 70%, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो हाई क्वालिटी का आयरन पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा कौन से वाले मिनरल में पाई जाती है, कौन से वाले उसमें पाई जाती है और में, इसमें कौन से वाले आयरन में, मैग्नेटाइट में, इसमें 70% आयरन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 70%, ओके। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम हेमिटाइट को देखें तो द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इज द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, मतलब कि इसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है। मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में हेमिटाइट जो अपना आयरन और है इसका क्या कहते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट 50 to 60%, मतलब कि इसके कंपैरिजन में, मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में हेमिटाइट में क्या कहते हैं थोड़ा आयरन ओर की मात्रा थोड़ी कम है, ठीक है। और ये इसकी जो क्वालिटी ज्यादा है पर इसको इसका क्वांटिटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सिंपल सी चीज हमें देखने को मिली क्या है कि इसकी जो क्वालिटी गुड है पर इसका जो हेमिटाइट है इसका क्वांटिटी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल वगैरह में, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं आयरन की मात्रा कम है, तो इसका ज्यादा इस्तेमाल करें तभी सही है। अगर बढ़िया वाले चीजों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी बिक जाएगी, ठीक है। द मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया, मतलब कि हमारे देश में जो आयरन ओर है वो सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है हमारा उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमिटाइट ओर फाउंड इन बादाम पहाड़ी माइंस इन द मयूरभनी एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब कि जो उड़ीसा में हाई ग्रेड का हेमिटाइट ओर मिलता है वो कहां पे मिलता है, बादाम पहाड़ी माइंस में मिलता है और मयूरभनी एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमिटाइट आयरन और इज माइंड इन गोवा एंड नोआमुंडी, ठीक है। मतलब कहां मिलता है, इन द जॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड हेमिटाइट आयरन इज माइंड इन गोवा एंड सिंह, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है उसमें दो जगह है, गोवा एंड जो अपना नाई मुंडी है, नोआ मुंडी है, यहाँ पे क्या कहते हैं माइंस देखने को मिलती है किसकी, आयरन ओर की, ठीक है। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है। दुर्ग बस्तर, बस्तर एक जगह है याद है ना, यहाँ पे हमारी वो वाली फार्मिंग होती है जिसका हमने देखा था प्रिमिटिव फार्मिंग जो हमारी होती है यहाँ पे होती है, जिसको हम झूम के नाम से जानते थे, हमने पहले भी नाम सुना था बस्तर वगैरह का कुछ,
ठीक है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब कि एक हाई क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का जो हेमेटाइट आयरन और मिलता है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी माउंटेन रेंज में? बेलाडीला रेंज के पास में। ठीक है, द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट। मतलब कि ये जो तुम्हारी बेलाडीला माउंटेन रेंज है इसके अंदर क्या कहते हैं 14 डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, किसके? मैग्नेट जो हेमेटाइट आयरन है उसके। ठीक है, इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीड टू फॉर स्टील मेकिंग। मतलब कि जो अपना क्या कहते हैं आयरन है, इसको आयरन का स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए। ठीक है, आयरन और फ्रॉम दिस माइंस इन एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, मतलब कि जो आयरन और है इसका क्या कहते हैं, इसको माइन से एक्सपोर्ट किया जाता है कहां पे? जापान में, साउथ कोरिया में एंड विशाखापट्टनम में। ओके, मतलब विशाखापट्टनम पोर्ट जो हमारा क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में है, और यहां से क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आयरन और को कहां पे? कोरिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन जगह के क्या कर दिया जाता है दोस्तों? एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और चिकमंगलुरु और तुमकुर बेल्ट। देखो नाम थोड़ा सा अजीब है, बाकी ध्यान रखना, क्या पता पेपर में आ जाए गलती से कि ये वाली बेल्ट कहां पे है। तो क्या है? बेल्लारी, चित्रदुर्गा और चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट। ठीक है, द केंद्रमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट। मतलब कि ये जो कहां पे पाई जाती है? द केंद्रमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये देखो ये जो एरिया है हमारा, ये देखो ये क्या कहते हैं, ये वाला एरिया हमारा किसका है? कर्नाटका का है, कर्नाटका का है। तो यहीं पे जो क्या कहते हैं ये वाली बेल्ट पाई जाती है, इसके वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट साइड पाई जाती है। और इसमें जो 100% माल जो पाया जाता है अपना, 100% यूनिट जो होती है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट मीन्स की जो अपना क्या कहते हैं किसी और देश को बेच दिया जाता है। ठीक है, द ओर इज ट्रांसपोर्ट द स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। ठीक है, मतलब कि जो अपना कर्नाटका का पोर्ट है मैंगलोर, वहां पे क्या कहते हैं जो अपना ओर है उसको पाइपलाइन के जरिए क्या कहते हैं स्लरी, मतलब कि एक तरल पदार्थ बना के पाइपलाइन के जरिए सप्लाई कर दिया जाता है मैंगलोर पोर्ट पे। फिर मैंगलोर पोर्ट से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अपना है वो वाला सिलसिला चलता है। ठीक है, अपना है अगला है महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट है। थ्रो द ओर्स आर नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर द एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड। मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट है, इसमें नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी, मतलब इसमें जो आयरन और मिलता है वो नॉट अ गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी का नहीं है ज्यादा, बैड क्वालिटी का भी नहीं है, मतलब बीच में है थोड़ा सा, फिर भी उसका क्या कहते हैं सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अत्यधिक दोहन किया जाता है, ओवर यूज किया जाता है, एक्सेसिव यूज किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर इज द एक्सपोर्टेड थ्रू मरमागांव पोर्ट। मतलब कि जो आयरन ओर है वो क्या कहते हैं मरमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया है। जो महाराष्ट्र और गोवा की जो हमारी बेल्ट है आयरन ओर की, वहां से क्या कहते हैं मरमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आयरन ओर। कर्नाटका में क्या कहते हैं जो अपना मैंगलोर पोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सीधी बात हमने यहां पे ये देखी। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज इज द मेनली यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलोई। मतलब कि इसमें बोला गया है कि मैग्नीज का मेनली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। नियरली 10 kg मैग्नीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ऑन 1 टन ऑफ स्टील। मतलब कि अगर हमें 1 टन स्टील को बनाना है तो उसमें क्या कहते हैं 10 kg मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टील के बनाने में, स्टील में बनाने में। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट्स। मतलब मैग्नीज का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो हमारा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, लाइक एंड ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, और पेंट्स वगैरह बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, तो वही पेंट्स एंड ब्लीचिंग पाउडर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देना बस। नॉन फेरस मिनरल, ठीक है, मतलब कि अलोह खनिज की बात हो रही है अब यहाँ पे। इंडिया रिजर्व द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी। मतलब कि हमारे पास क्या कहते हैं नॉन फेरस मिनरल इतने हैं कि हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, मतलब सही है, ठीक ठाक, कोई हम उसमें ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है, अच्छा खासा है। हाउएवर दिस मिनरल, ठीक है, मतलब कि ये बोला गया है कि तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, सोना जैसे ये खनिज कई धातुकर्म, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, ये जो मिनरल्स है ये क्या कहते हैं
कई विद्युत उद्योगों में क्या कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो हमारी होती है उसमें क्या मेन रोल निभाते हैं, ये कौन कौन से मिनरल, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक ये दिख रहा है तुम्हें, ये कॉपर है कुछ, और ये क्या कहते हैं बॉक्साइट है। बॉक्साइट लाइक चट्टान जैसा दिख रहा है, कॉपर। इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट ऑफ द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, मतलब इंडिया के पास कई सारे कॉपर प्रोडक्शन के रिजर्व्स हैं। बिगिनिंग अ मार्बल एंड डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। मतलब कि जो अपने कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। इसी वजह से उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, तुमने भी देखा होगा तुम्हारे घर पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, तुम्हारे घर पे क्या, सबके घर पे क्या होता है, ज्यादातर तांबे की तार से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करने का काम वाम जो भी होता है। तो उसी वजह से इसका केमिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एंड इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। ठीक है, जो अपनी बालाघाट माइंस है वो मध्य प्रदेश में, लाइक ये दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये मध्य प्रदेश है अपना स्टेट, और यहाँ पे बालाघाट माइंस है। यहाँ पे क्या कहते हैं कॉपर के वो माइंस पाई जाती है। और खेतरी माइंस इन राजस्थान, राजस्थान में खेतरी माइंस है, ये रही राजस्थान, लाइक खेतरी माइंस। ठीक है, राजस्थान में क्या कहते हैं यहाँ पे खेतरी माइंस है, ये रही। ठीक है, और अपना क्या कहते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड जो हमारा है वो यहाँ पे है, ये रहा झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया। और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ये जो हमारी जो भी माइंस तुम्हें बताई, बालाघाट हो गया, खेतरी हो गई, सिंहभूम झारखंड से हो गई, इन माइंस में क्या कहते हैं सबसे ज्यादा हमें क्या कहते हैं वो कॉपर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, कॉपर माइंस देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट, अब आ गई बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम, बॉक्साइट के भंडार एल्यूमिनियम और सिलिकेट के भरपूर विविध प्रकार की चट्टानों में के अपघटन से बनता है। ठीक है, जो बॉक्साइट है उसमें हमें क्या कहते हैं एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि इसमें लोहे जैसी धातुओं की मजबूती के साथ साथ अत्यधिक हल्कापन, अच्छी चालकता और उत्कृष्ट लचीलापन मौजूदा देखने को मिलता है। अब इसमें ये बात हो रही है तो बॉक्साइट के अंदर जो एल्यूमिनियम मिलता है, बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल है किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, उसके अंदर एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो ऊर्जा सुचालक है, मतलब कि विद्युत सुचालक है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। और क्या कहते हैं वो एक गुड कंडक्टर भी है, और वो क्या कहते हैं काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। लाइक जैसे तांबा या लोहा कुछ भी होता है भारी होता है बहुत ज्यादा, और एल्यूमिनियम उसी के कंपैरिजन में हल्का भी होता है। और उनके कंपैरिजन में कॉपर जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उनके कंपैरिजन में वो भी उतनी ही करता है एल्यूमिनियम। ठीक है, हल्का भी है एंड बेनिफिशियल भी है काफी ज्यादा, और फ्लेक्सिबल भी है काफी ज्यादा, कि खींच तान के उसको जो भी है बड़ा बड़ा कर सकते हैं, और उसको उससे हम वायर वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम से। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2016-17 में उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। ठीक है, 2016 और 17 का डाटा जो है हमारा, उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक था। कोरापुट जिले में स्थित पंचपतमली भंडार राज्य जैसे सबसे महत्वपूर्ण भंडार थे, मतलब कि कोरापुट जिले में स्थित एक जगह है पंचपतमली भंडार। ठीक है, जहां पे क्या कहते हैं बॉक्साइट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, माइका। अब आ गया हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स में दूसरा जो हमारा आ गया माइका। माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज प्लेट्स और लीव्स, मतलब कि जो माइका में मिलता है लाइक ऐसी प्लेट में मिलता है। ये प्लेट दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर की ये प्लेट है, ये प्लेट है, इन प्लेट्स में हमें माइका मिलता है। माइका कैन बी क्लियर अ ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। माइका जो हमें मिलता है कितने कलर का होता है, ब्लैक, ग्रीन, येलो और ब्राउन का होता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट एंड डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनरल्स यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। जो अपने इसका क्या कहते हैं, ये इसका एक्सीलेंट यूज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उस चीज की, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। किसका, माइका का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया इन माइका। ठीक है, जो हमारी क्या कहते हैं सबसे ज्यादा जो माइका का
प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ये सारी चीज देख रहे हैं अब हम यहाँ पे कि कौन से स्टेट में कौन सी माइंस है जहाँ पे क्या कहते हैं सबसे ज्यादा माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर। देखो यहाँ पे छोटा नागपुर कहाँ पे होगा, इस साइड, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है जहां पे क्या कहते हैं क्या मिलता है, माइका मिलता है, ठीक है। कोडेरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। मतलब कि जो अपना कोडेरमा गया है वहां पे हजारीबाग बेल्ट है कहाँ पे, झारखंड में, वो भी क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होता है किसका, माइका का। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड अजमेर, ठीक है। राजस्थान में भी कहां पे मिलता है, अजमेर में। नीलोरी माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री, ठीक है। मतलब कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है वहां पे भी क्या कहते हैं सबसे ज्यादा हमें माइका देखने को मिलता है, ठीक है। माइका बेल्ट कौन सी है, नीलोरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन की बात आ गई है अब यहाँ पे। फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। मतलब कि जो हमारा लाइमस्टोन कौन सी चट्टानों में देखने को मिलेगा, जहां पे क्या कहते हैं कैल्शियम की, उन चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, किसकी, कैल्शियम की एंड कार्बोनेट की, इन सब की मात्रा तुम्हें देखने को मिलेगी। तो वहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। मतलब कि ये क्या कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है जिनका जियोलॉजिकली फॉर्मेशन होता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट एक्टिविटी जो भी होती है, ठीक है। जो अपना लाइमस्टोन होता है वो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री। मतलब कि सीमेंट को बनाने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, और स्मेल्टिंग के लिए मतलब कि आयरन को स्मेल्ट किया जाता है, पिघलाया विघलाया जाता है, तो उस वाली एक्टिविटी में भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कहीं पे भी ब्लास्ट वगैरह करना होता है, विस्फोट करना होता है, तो उधर भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। मतलब जो माइनिंग के नुकसान है वो क्या क्या, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, पोल्यूशन होता है। रिस्क ऑफ, क्या लिखा है, कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। मतलब कि इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि जो अपना माइन रूफ्स होते हैं, लाइक जैसे कि ये माइन है, ठीक है। अब माइंस के ऊपर जो भी छत वगैरह होती है वो जब टूट जाती है, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं लोग भी मरते हैं। वाटर सोर्स गेट कॉन्टेमिनेटेड एंड इंडक्शन ऑफ फायर कोल माइंस। मतलब कि जब क्या कहते हैं कोल माइंस में आग वगैरह लग जाती है तो इस पे इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, माइनर्स में। जैसे कि लाइक कि कहीं पे माइन का काम चल रहा है, ठीक है, अब ऊपर से क्या कहते हैं रूफ जो है, छत है, वो टूट गई तो माइनर्स मच जाएंगे। अगर कहीं पे कोल माइंस में आग लग जाती है तो उससे किसका नुकसान होगा, माइनर्स का होगा, माइनर्स मर जाएंगे, सीधी बात ये है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज द स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जब भी थ्रो किया जाता है कहाँ पे, लाइक रिवर्स वगैरह में कर दिया कहीं पे, तो उनसे क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन होता है, और भी पोल्यूशन होता है, और लैंड सॉइल वगैरह डिग्रेडेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा खतरा इस काम में माइनर्स को है, क्योंकि माइनर्स काम करते हैं उधर, अगर कुछ भी जरा सा भी दिक्कत होती है तो उसी समय क्या कहते हैं कई सारे माइनर्स जो होते हैं उनके डेथ देखने को मिलती है। उसके ऊपर मूवियां भी बनी है कई सारी। हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, धूल और हानिकारक धुएं से सांस के साथ साथ अंदर चले जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, माइनर्स जो होते हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड भी कई सारे इशू हो सकते हैं, क्योंकि जो भी वो सांस लेते हैं अंदर, उनके साथ धूल कण वगैरह जो भी है हानिकारक गैसें अंदर चली जाती है, जिससे उनकी हेल्थ इशू हो जाते हैं, काफी ज्यादा हेल्थ खराब हो जाती है। इससे वह फेफड़ों की बीमारियों के प्रति अधिकांश संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब कि जो माइनस होते हैं उनको सिंपली क्या कहते हैं ज्यादातर फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें ये रूफ देखने को, माइन रूफ कोलैप्सिंग, मतलब कि ये देखने को मिल रहा है, ये माइन का रूफ है और ये टूट गया ऊपर से, तो नीचे जो है ऊपर से एकदम से सारा सामान गिर जाएगा जो भी होगा अपना, ठीक है, और माइनर से नीचे दबके मर जाएंगे। और ये क्या कहता है फायर इन कोल माइंस। जब भी किसी कोल माइंस में आग लगती है, पोल्यूशन तो होता ही है, पर माइनर्स भी मर जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की कंजर्वेशन की बात हो रही है। वाई देयर इज अ नीड ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि हमें मिनरल्स की कंजर्वेशन की नीड क्यों है भाई, सीधी बात ये है। रिप्लेसमेंट एंड मिनरल फॉर्मेशन, मतलब कि मिनरल फॉर्मेशन में काफी ज्यादा टाइम लगता है बनने में,
मिनरल रिसोर्स आर इनफिनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कि हमें क्या कहते हैं, हमें मिनरल रिसोर्स के कंजर्वेशन की नीड इस वजह से है क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर रखते हैं, मतलब कई साल कई लाखों वर्ष लग जाते हैं मिनरल को बनने में, ठीक है। मिनरल रिसोर्स आर इनफिनाइट फिनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए सबसे ज्यादा, कन्वेंशनल नहीं, हमें क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है तो बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं उन्हें, पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इनको एक बार खत्म होने के बाद कोई वापस नहीं ला सकता। रिच मिनरल डिपॉजिट्स और फॉर आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में मिनरल के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, उस मामले में बहुत ज्यादा रिच है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लाइफ पोजीशंस, मतलब कि हमारे पास मिनरल तो हैं बहुत ज्यादा, पर उनकी लाइफ क्या है, काफी ज्यादा शॉर्ट है, एंड वो हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन, are concerted efforts of the be made in order the us mineral resource in a plan in sustainable manner, मतलब कि हमें मिनरल्स का इस्तेमाल क्या कहते हैं, सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए, कि ना ज्यादा ओवर यूज करना चाहिए, ना ज्यादा, मतलब कि सस्टेनेबल तरीके का मतलब यही है कि सतत तरीके से करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना, ठीक ठाक करना, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को भी उनको भी देखने को मिले कि भाई लोहा कैसा होता है, ठीक है। Improved technologies need to be constantly evolved of allow of low grade ores at low cost, ठीक है, मतलब कि जो लो ग्रेड का ओर्स होता है लो को उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, मतलब कि जो मेटल होते हैं उनको रिसाइकल करके इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स, अब हमारा अगला टॉपिक जो हमारा आ गया है, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। मतलब कि एनर्जी, जो हाउ टू ऑब्टेन, हमें एनर्जी रिसोर्स कहां से मिलते हैं, कैसे होते हैं, ये बात होगी यहाँ पे। एनर्जी कैन बी जनरेट फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब कि इन सारी चीजों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। एनर्जी का कौन कौन से मिनरल से बनती है, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। इनसे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एनर्जी रिसोर्स कन्वेंशनल फायरवुड, केटल डग, केक एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ हाइडल एंड थर्मल, मतलब कि एनर्जी रिसोर्स के जो कन्वेंशनल होते हैं, फायरवुड हो गया, केटल डग हो गया, केटल डग केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। लाइक बोथ में हम क्या कहते हैं, हाइडल एंड थर्मल पावर को भी ले सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स इंक्लूड अ सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स और ये है कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में यही डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि ये ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं और इनका ओवर यूज करने से हमारा नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा, और ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं इनका हम ज्यादा इस्तेमाल करें तो पोल्यूशन इनसे ज्यादा नहीं होगा, किसके कंपैरिजन में, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। ठीक है, ये है नेचुरल गैस का पावर प्लांट और ये है क्या कहते हैं, सोलर गैस का पावर प्लांट। पावर प्लांट नहीं है ये, हमारे क्या कहते हैं सोलर एनर्जी के जो भी क्या कहते हैं फोटोग्राफिक सिस्टम है, ये तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तुमने देखा भी होगा कई जगहों पे। नेचुरल गैस का पावर प्लांट ना देखा हो पर लेकिन जो हमारा सोलर पैनल सिस्टम होता है वो तुमने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये नेचुरल गैस का प्लांट था और ये अपना पेट्रोलियम है और ये अपना इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इन सबसे क्या कहते हैं, इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पहला जो सोर्स आएगा हमारा कोल, मोस्ट एविडेंटली फोसिल फॉइल, मतलब कि जो हमारे कहते हैं फोसिल फॉइल फ्यूल, फोसिल फॉइल नहीं, फोसिल फ्यूल जो हमारा होता है ये क्या कहते हैं मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी, मतलब कि हमारी एनर्जी के, हमारे नेशन के एक बड़े पार्ट को ये एनर्जी से सप्लाई करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज यूज्ड फ्रॉम पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड, मतलब कि इसका यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, सप्लाई करते हैं कहां पे, इंडस्ट्रियल एरिया में हो गया, एंड डोमेस्टिक लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन इसका होता है डिपेंड्स अपॉन ऑन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड द डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कोल होता है
इसका फॉर्मेशन सिंपली क्या होता है, अर्थ के अंदर होता है, जहां पे क्या कहते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिग्री हाई, टेम्परेचर की जो डिग्री होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और उसी में क्या कहते हैं डीप्थ, डीप्थ मतलब कि अंदर, जैसे लाइक लगा लो कि कोई भी चीज क्या कहते हैं यहाँ पे बॉडी हमने क्या कहते हैं अंदर बॉडी को हमने दफनाया, ठीक है। अब उसको डिकम्पोज होने में मिनरल्स ऑफ एयर लगेंगे, ठीक है, बॉडी को। फिर उसी का क्या कहते हैं कुछ पार्ट क्या कहते हैं नीचे नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, डीप जाता जाएगा, उसमें क्या कहते हैं लाखों वर्ष लग जाएंगे, लाखों या हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो फिर क्या होगा उसमें, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सतपीड़न की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, सतपीड़न की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें क्या कहते हैं चीजों का डिकम्पोज होना। लाइक तुमने कोई भी कूड़ा वगैरह कुछ भी दफनाया अंदर मिट्टी के अंदर, तो वो डिकम्पोज हो गए, कुछ सालों में क्या कहते हैं अर्थ के इनसाइड जाएगी, फिर हीट वगैरह टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर वहीं से क्या बनेगा, कोल बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, मतलब कि कोल का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, किस चीज के बेस पे किया गया है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड एज। क्वालिटी एंड एज के बेस पे कोल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलो देखते हैं कैसा है कोल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वालिटी एंड बेस के बेस पे किया गया है, पीट, लैग्नाइट, विटामिन्स एंड एंथ्रेसिटी, ठीक है। पीट को देखते हैं पहले, हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। मतलब जो पीट जो हमारा कोयला है ये क्या कहते हैं लो कार्बन का है, इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, और हाई मॉइस्चर मतलब कि इसमें जो है दोस्तों हमारा नमी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं हीटिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, काफी ज्यादा लो है, ठीक है। अगला देखते हैं लिग्नाइट, लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विच हाई मॉइस्चर कंटेंट। मतलब कि ये लो ग्रेड का होता है और ब्राउन कोल होता है, विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर, ये सॉफ्ट होता है और ये हाई मॉइस्चर कैरी करता है, लाइक इसमें नमी बहुत ज्यादा होती है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो ये मिलता है कहाँ पे मिलता है, लिग्नाइट जो टाइप है कोयले का वो नेवली में मिलता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, और उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की एक्टिविटी में, ठीक है। बिटुमेन्स कोयला, इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन द कमर्शियल यूज। मतलब कि ये मोस्ट पॉपुलर कोल है, फेमस कोल है, और इसका यूज किया जाता है कमर्शियली, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल कोल इज हाई ग्रेड bituminous coal which has a special value from smelting iron in blast furnace। मतलब कि जो हमारा क्या होता है बिटुमिन्स जो कोयला होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन को पिघलाने की जो भी क्रिया होती है उसको रिफाइन करने की, उसमें बिटुमिन्स कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कहते हैं ब्लास्ट करने के लिए भी इस्तेमाल, लाइक किसी भी पहाड़ी वगैरह में ब्लास्ट वगैरह कुछ भी करना है तो उसमें क्या कहते हैं बिटुमिन्स कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा कोल का टाइप है, लास्ट जो हमारा टाइप है एंथ्रेसिटी, जो हमारा ये वाला टाइप है ये क्या कहते हैं हाईएस्ट क्वालिटी का होता है और हार्ड कोल होता है, ठीक है। ये वाला सॉफ्ट था, इसमें नमी ज्यादा थी और इसमें भी नमी ज्यादा थी, और इसका यूज कमर्शियली किया जाता था और आयरन स्मेल्टिंग में किया जाता था। और इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों हमारा, इसका यूज का तो पता नहीं, पर इसमें ये है कि 2 पॉइंट जो है तुम्हारे याद रखने हैं, हाई क्वालिटी का था और हार्ड कोल था, और ये वाला क्या था वहीं पे सॉफ्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करना है उनको कोल को क्वालिटी एंड एज के बेस पे, तुम्हें लैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पीट और बिटुमिन्स और जो भी एंथ्रेसी है इन सबको तुम्हें डिफाइन करना है, बस थोड़ा थोड़ा इनके की पॉइंट्स 2-3 लिखना एंड नंबर तुम्हारे, ठीक है। कोल ऑन द बेसिस ऑफ एज, अब एज के बेस पे देखते हैं। पहला अपना होगा गोंडवाना कोल एंड क्या कहते हैं ट्रेशियर कोल, ठीक है। गोंडवाना भी हमारा क्या कहते हैं पहले एक लैंड था, लाइक जैसे कि कहते हैं ये हमारा अर्थ है तो इसका नीचे वाला पार्ट क्या था गोंडवाना एंड ऊपर वाला क्या था वो क्या कहते हैं यूरेशिया या लोरेशिया था, ठीक है, ये था। अ लिटिल ओवर क्या कहते हैं 200 मिलियन ईयर्स इन एज, मतलब कि जो हमारा कहता है 200 मिलियन ईयर इन एज, मतलब कि जो हमारा ये गोंडवाना टाइम का जो कोल है ये कितना साल पुराना है, 200 साल पुराना है। दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज एंड बोकारो, मतलब कि जो हमारा ये जो कोल है गोंडवाना टाइम पीरियड का वो 200 साल पुराना है, और ये क्या कहते हैं ये मेट्रोलॉजिकल कोल है एंड दामोदर वैली में मिलता है और वेस्ट बंगाल में मिलता है, झारखंड में मिलता है, झरिया एंड रानीगंज एंड बोकारो में देखने को मिलता है। अब जो हमारा ट्रेशियर युग का जो कोल है हमारा अबाउट 15 मिलियन ईयर, मतलब कि 55 लाख साल पुराना है, ठीक है। अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम,
अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। मतलब कि जो हमारा ट्रेशर युग का जो कोयला है वो हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलता है, नॉर्थ एंड ईस्ट की डायरेक्शन में देखने को मिलता है। लाइक जो इधर ऑप्शन दिए गए, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड नागालैंड हो गया, वहां पे हमें ट्रेशर युग का कोल देखने को मिलता है। ठीक है, कोल जो है बल्की मटेरियल, बल्की मटेरियल की मतलब कि भाई बल्क में है काफी ज्यादा और भारी भी होता है, इस वजह से वो क्या है, बल्की मटेरियल है। लॉसेस वेट ऑन द यूज, इट इज रिड्यूस टू एस, मतलब कि इसका यूज करते ही तुरंत ये राख बन जाता है, अपना वेट लॉस करता है। इनहेंस हैवी इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड और नियर द कोल फील्ड्स, मतलब कि जो हमारा क्या है, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, थर्मल पावर की जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, कोयल माइंस के पास ही लगाया जाता है। कोल माइंस के पास क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत खर्चा बच जाता है। बल्कि मटेरियल है, ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई बढ़िया व्हीकल चाहिए होगा, लाइक ट्रक वगैरह, बहुत बढ़िया सिस्टम चाहिए होगा, तो उसकी वजह से जो कोल माइंस के पास ही क्या कहते हैं, जो अपनी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और जो हमारी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वो कोल माइंस के पास ही लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम एंड आवर एनर्जी नीड्स, मतलब कि पेट्रोलियम के बारे में हम देख रहे हैं। पेट्रोलियम एंड आवर एनर्जी नीड्स जो हमारा टॉपिक है, इट प्रोवाइड्स अ फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग एवरीथिंग मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कि इसका कहते हैं मशीनरी में इस्तेमाल, देखो मशीन में क्या कहते हैं, इसका एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका, पेट्रोलियम का। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनर्स एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे ज्यादा कहां पे किया जाता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी जो उपलब्धता होती है वो कहां से होती है, तृतीय युग की चट्टानों की संरचनाओं में पाए जाने वाले एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैम्प, तेल युक्त परत में छिद्रयुक्त चूना, क्या कहते हैं, छिद्र युक्त चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होती है। मतलब कि जो अपने तृतीय युग की, ट्रेशर युग की जो चट्टान होती है, जो भी होती है ऐसी ऐसी या जो भी होती है, उनमें पाया जाता है, जिसके माध्यम से तेल प्रभावित हो सकता है। इन चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। बीच में मौजूदा छिद्रीन परतें तेल को ऊपर उठने या नीचे जाने से रोकती है। मतलब कि जो चट्टानें होती हैं वो तेल को ऊपर भी नहीं आने देती और नीचे भी नहीं आने देती, तो बीच में तेल अटका रहता है, पेट्रोलियम अटका रहता है, तो उसी को हमें निकालना होता है। छिद्रयुक्त और गैर छिद्रयुक्त चट्टानों के बीच स्थित फोल्ट ट्रैम्प में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। गैस हल्की होने के कारण आमतौर पर तेल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, गैस जो है वो पेट्रोलियम गैस जो है हल्की होने के कारण कहां पाई जाती है, तेल के ऊपर पाई जाती है। फिर हमें क्या करना है, उसे बस निकालना है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। यहां पे पाया जाता है कहां पे, मुंबई हाई में, गुजरात असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। ठीक है, अंकलेश्वर में पाया जाता है गुजरात में। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कि असम सबसे ओल्डेस्ट स्टेट है ऑयल को प्रोड्यूस करने में। डिगबोई एंड नहरकटिया एंड मोरान हरिगंज आर इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। ठीक है, डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया, नोरांग हो गया, इन सब जगह भी क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट फील्ड्स पाई जाती हैं, किसकी, पेट्रोलियम की। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस, क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इज एसोसिएशन विथ आवर विदाउट पेट्रोलियम। ठीक है, नेचुरल गैस जो है हमारा वो एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल, इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल है, और पेट्रोलियम में क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, नेचुरल गैस का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है दोस्तों, जो नेचुरल गैस है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा क्या है, कम है। रिजल्ट्स, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ बॉम्बे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। ठीक है, क्या, नेचुरल गैस। HYJ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन का भी टॉपिक था, HYJ पाइपलाइन का, इसको भी पढ़ना जरूरी है। HYJ पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिमी और
उत्तरी भारत में स्थित उर्वरक बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। मतलब कि HY जो पाइपलाइन है ये 1700 किलोमीटर लंबी है और हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन मुंबई हाई को एक क्या कहते हैं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से जोड़ती है और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से जोड़ती है ये जो पाइप है। इससे भारत के गैस उत्पादन को गति मिलती है। इससे भारत के क्या कहते हैं गैस उत्पादन को गति मिलती है। बिजली और उर्वरक उद्योग और प्राकृतिक गैस में प्रमुख उपयोग करता है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल किया किसमें जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और क्या कहते हैं उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। देश में वाहनों में तरल ईंधन के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग व्यापक रूप से लोकप्रिय हो रहा है। मतलब कि हमारे देश में वाहनों में देखा जाए तो CNG का उपयोग एक बड़े तौर पे किया जा रहा है और काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जो इस पाइपलाइन द्वारा काफी ज्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई भी करी जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ अ कंसीडर एन इंडेक्स ऑफ, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी इसकी क्या कहते हैं जो हमारी पर कैपिटा खपत है उसमें इसको कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट मेनली इन टू वेज। इलेक्ट्रिसिटी टू वेज से जनरेट की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और थर्मल पावर जनरेट करने के लिए टर्बाइन पर रनिंग होना जरूरी है, ठीक है। उसी से क्या बनती है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बाय बर्निंग अदर फ्यूल सच अ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस। मतलब कि जो बर्निंग मतलब जलाया जाता है किसको कोल को फ्यूल को पेट्रोलियम को नेचुरल गैस को जलाकर क्या कहते हैं वो टरबाइन को रोटेट किया जाता है जब थर्मल पावर को बनाना होता है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है जल से तो उसमें नहीं किया जाता। अगर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनानी है थर्मल पावर से तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं जलाना ही पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। उसी से टरबाइन क्या होगी रोटेट होगी, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब हमारा पहला आ गया जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है, जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज द रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स से जनरेट करी जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं वाटर। इसके बारे में भी हम पढ़ के आ चुके हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में, जिससे क्या कहते हैं टरबाइन रोटेट होती है, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, फिर उनका जो स्पिलवेज होते हैं वो खोले जाते हैं, देन पानी बाहर आता है, फिर वो क्या कहते हैं टरबाइन जब टरबाइन पे गिरता है फिर टरबाइन रोटेट होती है, फिर वही पानी जो है क्या कहते हैं उसी से एनर्जी जनरेट होती है, फिर उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इंडिया हैज अ नंबर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक का भाखरा नंगल दामोदर वैली एंड कॉर्पोरेशन द कोपिली नाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स द हाइड्रो टर्बाइन, ठीक है। जो हाइड्रो टर्बाइन है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, किससे जब टर्बाइन रोटेट करे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। वही लिखा है बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स ऑफ हाइड्रो टर्बाइन। जब हाइड्रो टर्बाइन रोटेट होती है तो उसी से क्या बनती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तापीय ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर हमें तापीय ऊर्जा बनानी है तो उससे बिजली उत्पादन करना है तो उसके लिए गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। एक तो हमारे क्या कहते हैं गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको दोबारा से हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, लाइक कोयला पेट्रोलियम डीजल गैस जो भी नेचुरल गैस वगैरह जो भी होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र है जैसे सिंगरौली और नामरूप और टल्चर और नवेली का नवर का। मतलब कि जब कोयला पेट्रोलियम डीजल इन सबको जलाया जाता है, इनका दोहन किया जाता है, यूज किया जाता है, उन्हीं से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और इसके जो क्या कहते हैं प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पे सिंगरौली में है, नामरूप में है, टोलचर में है और नवेली में है और नारवार क्या कहते हैं नारवार में है, ठीक है, नारवार में। आगे बढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे आ गए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, नीड, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की हमें नीड क्यों है? जीवाश्म ईंधन की खपत में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की यूज करने की नीड क्यों है? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमें इसकी नीड क्यों है। नीड इसलिए है क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं लाइक कोयला पेट्रोलियम डीजल गैस जो हमारे होते हैं इनकी खपत में मतलब इनका कुछ ज्यादा ही ओवर यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसमें वृद्धि हो रही है। इसका सीधा सीधा जो अपना इंपैक्ट पड़ रहा है वो तेल और गैसों की बढ़ती कीमतों में हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे इनका ओवर यूज होगा इनकी कमी बढ़ती जाएगी तो चीजें क्या होती जाएगी महंगी होती जाएगी। जब महंगी होती जाएगी तो महंगाई भी बढ़ती जाएगी, ठीक है।
decide the next about of the security of energy supply in the future and causes a serious environmental problem। मतलब कि जो हम क्या कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या कहते हैं कई सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है, लाइक जैसे पोल्यूशन होना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, काफी सारी चीजों में पोल्यूशन हो रहा है अगर हम क्या कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी के कंपैरिजन में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें तो हमारा क्या कहता है पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि हाइड्रो टर्बाइन से नहीं होता है, टाइडल एनर्जी से भी नहीं होता ज्यादा, वहीं पे क्या कहता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सबसे ज्यादा होता है। देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। ठीक है, मतलब कि इसका जो अपने एग्जांपल है लाइक सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, बायोमास हो गया, ये सारे क्या कहते हैं एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, किसके? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एविडेंस ऑफ द सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। मतलब इंडिया पे क्या कहते हैं बायोमास की और सनलाइट की, विंड की कोई कमी नहीं है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेट करने के लिए। इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मतलब कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है इनके डेवलपमेंट के लिए लगातार क्या कहते हैं कई सारे प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर और एटॉमिक, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हम पहले पढ़ने वाले किसका? न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। इट्स ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। मतलब कि हम जब एटम्स के एक मिनट पानी पी लेता हूं जरा सा। ठीक है, मतलब कि जब हम अल्टरिंग करते हैं, अल्टरिंग मतलब कि जो अपने क्या कहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं न्यूक्लियर जो एटॉमिक होते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें हम क्या कहते हैं चेंज करते हैं, उनकी संरचना में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, जब हम एटॉम्स के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, अल्टरिंग करते हैं, तो उसी से एनर्जी जनरेट होती है। व्हेन सच एन अल्ट्रेशन इन मेड मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म। मतलब कि जब अल्ट्रेशन करते हैं उसकी संरचना में चेंज करते हैं एटॉम्स की तो उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, इज द यूज ऑफ जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर। मतलब उसी हीट का हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाने में कर सकते हैं, सीधी बात ये है। ठीक है, मेन सोर्सेस का यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड। ठीक है, कहां मिलेगा? झारखंड में मिलेगा यूरेनियम और थोरियम। द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान आर यूज्ड ऑफ जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, अरावली रेंज में जो हमें मिलेगा यूरेनियम थोरियम उसका यूज किया जाता है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर बनाने में। द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। ठीक है, जो अपना थोरियम है वो हमें कहां मिलेगा? मोनोजाइट में। ठीक है, मोनोजाइट सैंड से कहां पे है? केरला में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल कंट्री, सोलर एनर्जी में इंडिया का बहुत बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि इंडिया कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री है एक तरह की, मतलब कि इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आती है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। ट्रॉपिकल जोन उसे ही बोलते हैं हम। इट हैज द इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टेपिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं जो सोलर एनर्जी है इसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स थ्रू सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या कहते हैं डायरेक्ट जो अपनी सनलाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज द फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इज रूरल एंड रिमोट एरियाज। ठीक है, सोलर एनर्जी इज द फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरिया। मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जैसे लाइक गांव, विलेजेस एरिया हो गया, पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, वहां पे सोलर एनर्जी का बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज ऑफ सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, सोलर एनर्जी का क्या एडवांटेज है ये देखते हैं। विल मिनिमाइज द डिपेंड्स ऑफ नेचुरल हाउस होल्ड्स एंड फायरवुड टू डंग केक। मतलब कि जो लकड़ियां, कोयले वगैरह, उपले वगैरह जो भी होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता अब क्या कहते हैं विलेजर्स एरिया में, वो उसके लिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। ठीक है, contribute to environmental conservation and adequate supply more in agriculture। मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस जब से क्या कहते हैं सोलर एनर्जी आई है तो हम क्या कहते हैं खाद वाद का इस्तेमाल कम करते हैं अपने घर में, और क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इससे इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन भी होता है।
अगर वहीं पे कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, कोयला पेट्रोलियम वगैरह जो भी होता है, उनसे पोल्यूशन होता है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और यहीं पे सोलर एनर्जी देखे तो उससे पोल्यूशन जीरो होता है, और जो भी गांव वगैरह के लोग होते हैं उनका काफी ज्यादा फायदा होता है, उनके काफी सारे सोर्स वगैरह बच जाते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने घर में वो करते हैं, अंजोरा करते हैं। विंड पावर, इंडिया हैज द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, ठीक है। विंड फार्म जो मतलब लाइक तुमने ये देखे होंगे फैंस, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में ऐसे कुछ पंखे लगे होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं विंड से रोटेट करते हैं, एंड उसमें पीछे एक मोटर लगी होती है जिनसे क्या कहते हैं एनर्जी सप्लाई होती है फार्म्स वगैरह में, ठीक है, ये होता है कुछ सिस्टम। द लार्जेस्ट विंड फार्म्स कंसिडर इन लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नगरकोली टू मदुरई, ठीक है, नगरकोली टू मदुरई। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। मतलब कि ये जो एरियास यहाँ पे लिखे नगरकोली, मदुरई और आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में यहाँ पे इंपॉर्टेंट विंड फार्म पाए जाते हैं। नगरकोली एंड जैसलमेर आर वेल नाउ द इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। मतलब नगरकोली और जैसलमेर है जो हमारी जो एरिया है, जैसलमेर राजस्थान में होगा, नगरकोली अपना क्या कहते हैं तमिलनाडु वगैरह साइड है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नगरकोली जो है हमारा, यहाँ पे क्या कहते हैं सबसे ज्यादा जो अपनी विंड पावर है उसको बनाया जाता है और यूज किया जाता है। कहाँ पे? नगरकोली और जैसलमेर में। बायोगैस, स्रब्स ऑफ फार्म्स वेस्ट एनिमल्स ह्यूमन वेस्टेज यूज्ड ऑफ प्रोड्यूस गैस ऑफ डोमेस्टिक एंड क्या कहते हैं कंजप्शन इन रूरल एरिया। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है जो बायोगैस होती है उसको बनाया जाता है वेस्टेज से, चाहे वो ह्यूमन वेस्टेज हो चाहे एनिमल वेस्टेज हो, लाइक झाड़ियां वगैरह हो, कई सारी चीज जो गोबर के उपले वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों से क्या कहते हैं क्या बनाई जाती है? बायोगैस बनाई जाती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से क्या बनाई जाती है? बायोगैस बनाई जाती है, गैस पैदा करते हैं उससे। हैज अ हायर थर्मल efficiency in the comparison to the kerosene and duck cake and charcoal। मतलब कि हीट जनरेट करने के लिए क्या कहते हैं चारकोल का, केरोसिन का एंड डक केक एंड इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक जैसे कि कहते हैं ये उपला हो गया और झाड़ियां हो गई और क्या हो गया कैरोसिन हो गया और क्या कहते हैं चारकोल हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए। इनको क्या कहते हैं हीट इनसे हीट जनरेट करी जाती है, फिर जब हीट जनरेट हो जाती है तो उससे ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। इन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है डक केक का, कैरोसिन का एंड चारकोल का हीट जनरेट करने के लिए, थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। बायो प्लांट, बायोगैस प्लांट जो है, बायोगैस प्लांट है सेटअप इन म्युनिसिपल एंड कॉर्पोरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। मतलब जो बायोगैस प्लांट है वो इंडिविजुअल निजी स्तर पे भी लगाया जा सकता है और नगर पालिका के भी एक तरह से लेवल पे लगाया जाता है और कॉर्पोरेटिव लेवल पे भी लगाया जाता है, ठीक है। द प्लांट्स यूजिंग अ कैटल डक आर नो एज द गोबर गैस प्लांट, ठीक है। इसको गोबर गैस प्लांट के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बेनिफिट्स क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ विनर है, ठीक है। मतलब कि बढ़िया क्वालिटी की इससे क्या कहते हैं एनर्जी बनती है। ईंधन की लकड़ी और गोबर के उपलों को जलाने से पेड़ों और खादों को नुकसान को रोकना है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं ईंधन की लकड़ियां जो जलती थी पहले वो अब नहीं जलती है और जो भी गोबर वगैरह के उपले होते हैं उनसे इनका नुकसान कम होता है और पेड़ों और खाद के नुकसानों को रोकता है, ठीक है। जो भी पेड़ वगैरह खाद होते हैं जो पेड़ों में खाद देते हैं उन वो जो खादें हैं वो इससे बच जाती है, ठीक है। किससे? गोबर गैस प्लांट से, ठीक है। टाइडल एनर्जी, ठीक है। ओशियन टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो ओशियन की टाइड्स होती है, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? टाइडल एनर्जी जनरेट करने में। टाइडल एनर्जी को हिंदी में बोले तो जो अपनी ज्वारीय ऊर्जा है, जो ज्वार भाटा है, उससे जो एनर्जी बनाई जाती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। इसमें सिंपली क्या है, जो ये एनर्जी के प्लांट्स होते हैं ये ज्यादातर लगाए जाते हैं खाड़ी वाले एरिया पे। लाइक जैसे कि ये हो गया, ये अपना वेस्ट बंगाल है, WB वेस्ट बंगाल है, तो इसकी खाड़ी में क्या कहते हैं प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहते हैं ओशन के टाइड्स वगैरह आती जाती देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे एक ऐसा प्लांट लगाया जाता है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें क्या कहते हैं गेट होता है, ठीक है। अगर ओशन की टाइड सूख रही है, देखो इसमें दो वर्ड आते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार का मतलब है कि समुद्री लहरों का उठना, भाटा का मतलब होता है शांत होना, ठीक है। ज्वार ये जब कहते हैं ज्वार होता है तो पानी क्या कहते हैं ऊपर उठता है और जैसे ऊपर उठता है तो यहां से क्या कहते हैं ये जो गेट है, ये जो डोर्स हैं ये ओपन होता है और देन जो है पानी अंदर जाता है। अंदर जाता है जो टरबाइन जो है रोटेट करती है तो वो क्या कहते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी, उससे एनर्जी जनरेट होती है और जब एनर्जी जनरेट होती है तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अपना क्या कहते हैं ज्वार शांत हो जाता है,
जो टाइड्स हैं वो वापस से ओशियन में क्या कहते हैं ओशियन की शांत हो जाती हैं, तो उसके बाद वापस से उस पानी को ओशियन में भेज दिया जाता है। समझ गए कि जैसे कि लाइक कि समुद्री धाराएं उठी तो उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ से जो भी प्लांट के गेट वगैरह होते हैं वो खुले और क्या कहते हैं टरबाइन वगैरह रोटेट करी, फिर उससे एनर्जी जनरेट हुई। क्या हुई? एनर्जी जनरेट हुई, फिर उससे क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हुई। ठीक है, अब जैसे ही उनको पता लगा कि भाई समुद्र शांत हो गया है, अब हम क्या कहते हैं अपना पानी वापस छोड़ सकते हैं। लाइक ये लगा लो कि समुद्र की लहरें ऊपर नीचे हो रही है, बहुत ज्यादा तट पे पानी आ रहा है, अगर वहीं पे इनका भी पानी छोड़ दिया जाएगा तो वहीं पे फ्लड आने की संभावना होगी ना, राइट? यही बात है ना। तो वो क्या कहते हैं पानी छोड़ते तब है जब समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, भाटा हो जाता है। ठीक है, फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट इन अक्रॉस इनलेट्स during a high tides the water flows into the until the gets trapped when the gate is closed, मतलब कि गेट को क्लोज कर दिया जाता है जब पानी अंदर आता है। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट द वाटर returned by the flood gate flows back the this CVI pipeline the carries the through our पावर जनरेटिंग टरबाइन। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा जब पानी आता है अंदर उसको जो पानी जो है टरबाइन के ऊपर जाता है वो पाइपलाइन के जरिए क्या कहते हैं टरबाइन के पास यही बात है। ठीक है, जो जैसे कि लगा लो कि जैसे डैम्स का गेट खुला तो पानी अंदर गया, तो वही पानी जो है वो पाइपलाइन के रूट से टरबाइन के पास भेजा जाता है। देन फिर टरबाइन क्या कहते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, फिर दोबारा उसी पानी को वापस ओशियन में भेज दिया जाता है जब ओशियन का वाटर लेवल शांत हो जाता है। ठीक है, लाइक हिंदी में जब ज्वार का पानी बाढ़ द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, जब ज्वार का पानी बाढ़ द्वारा बाहर चला जाता है तो बाढ़ द्वारा रोका गया पानी एक पाइपलाइन के माध्यम से वापस समुद्र में बह जाता है जो इसे बिजली पैदा करने वाली टरबाइन से होकर ले जाता है। ठीक है, जब ज्वार का पानी शांत हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी पाइपलाइन होगी वो क्या कहते हैं पानी को टरबाइन के पास लेके जाएगी और टरबाइन उससे एनर्जी बनाएगी, फिर वही पाइपलाइन वापस ले जाके इसी पानी को कहां छोड़ देगी? ओशियन में। कहां छोड़ देगी दोस्तों? ओशियन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजन्स ऑफ जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। रीजन्स क्या है? क्षेत्र कौन कौन से? इन इंडिया द गल्फ ऑफ खम्बट, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्या कहते हैं गंगेटिक डेल्टा, जो अपना गंगा द्वारा डेल्टा बनाया गया है वहां पे उसके वेस्टर्न कोस्ट एरिया पे। सुंदरबन रीजन जो अपना सुंदरबन डेल्टा है कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। प्रोवाइड इन आइडिया कंडीशंस ऑफ द क्या कहते हैं यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी, मतलब कि ये जो कोस्ट एरिया मतलब जो समुद्री तल वगैरह के पास है उन एरिया में क्या कहते हैं टाइडल एनर्जी बनाई जाती है। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ इंडिया विच द कुड बी यूज्ड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एरिया है जिनका इस्तेमाल किया जाता है जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, द प्रेवली वैली नियर क्या कहते हैं मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो अपना पहला द प्रेवली वैली के पास एक वैली है, एक घाटी है पार्वती जो वैली जो अपनी घाटी है उसमें क्या कहते हैं मणिकर्ण इन हिमाचल। ठीक है, मणिकर्ण एक जगह है इन हिमाचल, वहां पे लगाई गई है एक प्लांट, और पुगा वैली और लद्दाख में। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट प्लांट वगैरह लगाए गए हैं छोटे मोटे। जियोथर्मल एनर्जी, अब हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी का है। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की इंटीरियर पार्ट में जो हीट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हाउ डज इट वर्क, मतलब कि ये कैसे काम करता है देखते हैं एक बारी। द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, मतलब कि जो अर्थ क्या कहते हैं उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हीटअप होता है। ठीक है, काफी ज्यादा गर्म होता है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इन हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डिप्स, मतलब कि जो अपना अंदर का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा ही हाई होता है। कहाँ पे? डीप पे, अर्थ के जो डीप पे होता है ये वाला पार्ट, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि यहाँ पे मैग्मा वगैरह मिलता है हमें। ठीक है, ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब्स ऑफ द हाई फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट, मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जब ये उन रॉक्स के संपर्क में आता है जो क्या कहते हैं काफी ज्यादा जिनका टेम्परेचर हाई होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है उसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है हाई हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा।
इट इज सो हॉट दैट विन राइज इन द अर्थ सरफेस इट टर्न इनटू स्टीम, मतलब फिर उसमें से भाप वगैरह निकलने लग जाती है, स्टीम निकलने लग जाती है। जब भाप निकलने लग जाती है तो वो क्या कहते हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है कि वो कैसे बाहर निकले अंदर से, ठीक है। दिस स्टीम यूज टू ड्राइव टर्बाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसी भाप का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और जो अपनी टर्बाइन्स होती है उसको रेट करने में। लाइक जैसे कि भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है अंदर से, जब वो क्या कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी है कि ये अर्थ है और यहाँ पे क्या कहते हैं, इनसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे रॉक्स वगैरह जो भी होंगी ऊपर की साइड, वो भी उनका भी जो अपना टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगी। अब उनके संपर्क में जो भी अंडरग्राउंड वाटर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सीधी बात है, वो भी हॉट हो जाएगा, हमारा वार्म हो जाएगा। अब फिर उसमें से भाप निकलेगी, जब पानी गर्म होगा तो भाप निकलेगी, जो भाप निकलेगी तो वो क्या कहते हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी कि भाई मैं कैसे बाहर निकलूं। तो उसी साइड क्या कहते हैं, हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं, देन उसी पाइपलाइन से उस भाप को बाहर निकालते हैं। फिर वो पाइपलाइन क्या कहते हैं, वो जो भाप होती है उसको कहाँ लेके जाते हैं, टरबाइन पे लेके जाते हैं। फिर टरबाइन क्या कहते हैं, उस भाप से रोटेट करती है, फिर उसी से क्या बनती है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, अगला टॉपिक है हमारा कि एनर्जी रिसोर्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द नीडेड ऑफ एनर्जी रिसोर्स, अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या कहते हैं, इंक्रीज करना जरूरी है, किसको, एनर्जी रिसोर्स को। इंक्रीज इन द नीड ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी को भी इंक्रीज करने की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि एवरी सेक्टर ऑफ द नेशन इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक नीड इनपुट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमारे देश के हर एक सेक्टर में एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रिजल्ट consumption of energy in all forms has been a steadily rising of overall country, मतलब कि एज अ रिजल्ट हम देखें तो हमारे देश में क्या कहते हैं, हर एक क्षेत्र में एनर्जी का बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पे खपत करी जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, हमें अगर ये रोकना है तो हमें प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हमें एनर्जी रिसोर्स के कंजर्वेशन का क्या कहते हैं, एक तरह से प्रमोशन करना चाहिए कि हमें एनर्जी को बचाना चाहिए, इसका प्रमोशन करना चाहिए। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, हमें क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमने क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यू हो सकते हैं, पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिन्यू नहीं हो सकते, लाइक कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है। बढ़ते हैं। यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें एनर्जी को बचाना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं, इंडिविजुअल व्हीकल से, हमें क्या कहते हैं, इंडिविजुअल व्हीकल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इज यूज, मतलब कि हमें क्या कहते हैं, जो भी अपने घर में स्विच वगैरह जो भी होते हैं उनको भी ऑफ करना चाहिए, कि भाई घर से तुम जा रहे हो तो लाइट वगैरह सारी चीजें बंद करके जाना चाहिए, ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, छोटा छोटा करके। यूजिंग अ पावर सेविंग डिवाइस, मतलब कि पावर सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। यूजिंग अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके कंपैरिजन में, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंपैरिजन में। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि अगर हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वही क्या है, एनर्जी को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी को सेव करना ही एनर्जी का प्रोडक्शन है एक तरह का, ठीक है। ये है अपना अगला सिस्टम जो है। अभी ये देखो यहाँ पे जो दोस्तों हमारा ये चैप्टर है, ठीक है, ये दोस्तों जो हमारा ये वाला चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पे आपको इस वाले चैप्टर की जो भी नोट्स या पीडीएफ है उस वाले चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में जिसका नाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। बाकी जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।